अच्छा, इसमें जो सीक्वेंस है ना रेनाइड फिनोमिना में, पहले वाइट देन ब्लू फिर आपके पास रेड, तो इसको हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब लिखें लास्ट वन आपने लिख लिया, इसमें पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉक हो सकती है जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, फिर आप लोगों ने लिखा रेनाइड फिनोमिना की वजह से, फिर आपने कहा कि डीवीटी की वजह से, लास्ट पे लिखे हाइपोवोलेमिया। करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? हाइपोवोलेमिया में क्या होता है जी? डिक्रीज फ्लूइड, ऐसे ही है ना, फ्लूइड लॉस होता है ना, तो हाइपोवोलेमिया कैन बी ड्यू टू, हाँ जी, लॉस फ्लूइड इन डायरिया। क्या ख्याल है? डायरिया के अंदर, इन वॉमिटिंग के अंदर और स्वेटिंग के अंदर। अगर किसी को एक्सेसिव अनकंट्रोल स्वेटिंग हो रही है तो उसके अंदर, अगर किसी को ट्रोमा हो गया, ब्लड लॉस होगा उसके अंदर, तो ये साइनोसिस आ सकती है कि नहीं आ सकती? पेरिफेरल। अब मसला ये है जी, हाइपोवोलेमिक शॉक, मसला ये है कि यार पेरिफेरली क्यों आएगी, सेंट्रल क्यों नहीं आती? क्वेश्चन तो ये बनता है ना यहाँ पे कि सिर्फ इसमें डायरिया से, वॉमिटिंग से, ब्लड लॉस से ये ओके, तो फिर यहाँ से ब्लड फिर क्या होगा? हार्ट इनको ब्लड नहीं देगा सर, इसमें सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से जो आपके जिन ऑर्गन्स की डिमांड कम होती है उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और शिफ्ट हो जाती है उनकी तरफ, जिनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी पेरिफेरल वेसल्स होंगी हार्ट की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रिक्ट करेंगी इस कंडीशन में? कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो टुवर्ड द हार्ट, ऐसे है, तो पेरिफेरली ब्लड कम होगा तो साइनोसिस आएगी जी। लिखे ऑल पेरिफेरल वेसल्स विल कंस्ट्रक्ट रिजल्टेंट, इसके रिजल्टेंट लिख लें यार, ताकि आप लोगों को याद रहे, आप किसी को बताना भी चाहे ना तो लिख लें, ऑल पेरिफेरल वेसल्स आपके पास क्या होंगी? विल कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्ट करेंगी। डेट्स वाई, इसलिए ऑल पेरिफेरल ब्लड, डेट्स वाई ऑल पेरिफेरल ब्लड आपके पास कहां पे जाएगा? हाँ जी, ब्लड शिफ्ट इनटू सेंटर, इसलिए तो सेंटर साइनोसिस नहीं आती, इनटू सेंटर। ठीक हो गए? तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जनाब अली पेरिफेरल के, और एक आपने देख लिया किसका? हाँ जी, इसका सेंटर का, ये आपको पॉइंट पता। हेडिंग दे आगे, स्प्लिंटर हेमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैं लिखूंगा ना 3-4 लफ्ज इसी के अंदर ही लिखने, ठीक है। साइनोसिस के बाद क्या है? स्प्लिंटर हेमरेज। ये बुक ने, आपने अभी बल्कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बुक से पढ़ा है ना इसको? स्प्लिंटर हेमरेज को पढ़ा कि नहीं पढ़ा बुक से अभी थोड़ी देर पहले? हाँ जी, लिखे नंबर 3 पे, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? क्लबिंग, सेकंड साइनोसिस, थर्ड वन इज स्प्लिंटर हेमरेज। हाँ जी, कभी नाम सुना है पहले ये? जबरदस्त। तो स्प्लिंटर हेमरेज में आपके पास क्या होता है? हेमरेज अंडर नेल बेड, ऐसे ही है ना? लिखे नंबर 1 हेमरेज, और ये एमसीक्यूज है जी, हेमरेज अंडर नेल बेड, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, या ब्लीडिंग अंडर नेल बेड। अच्छा, लिखे जी, इसका लिखे काज, इसके लिखे पहले तो काज, और एमसीक्यूज काज से आता है, काज इसका लिख लें। इसमें यहाँ पे काज पे यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोस पे कि यार कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें ये स्प्लिंटर हेमरेज आता है, तो लिखें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव, और ये ध्यान से सुनना है, मैंने लास्ट पे अभी इसके बारे में पूछा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो क्या है? बोला आप लोगों ने पढ़े? स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो, दो ही है ना? हाँ, स्टेफाइलोकोकस है। वैसे तो हमने बोविस वगैरह इधर उधर भी पढ़े, लेकिन मोस्ट कॉमन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है यार। स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस कैन लीड टू द बैक्टीरियमीया, कैन लीड टू द सेप्टिसीमिया, ऐसे है, करवा सकती है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो कॉजेटिव एजेंट है ना, कॉजेटिव एजेंट
causative agents of infective endocarditis can lead to बैक्टीरियमिया, मतलब बल्कि causative agents of infective endocarditis can lead to बैक्टीरियमिया, मतलब ये ब्लड में पहले जाएंगे ना भाई, ये ब्लड में आएंगे फिर ये आके आपके एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ऐसे ही है ना। तो आपके पास एंडोकार्डियम ऑलवेज इंटैक्ट विद द ब्लड, ऐसे है। और एंडोकार्डियम के अंदर ही तो वॉल है, वॉल्स भी वहां पे ही है, मतलब कि जो वॉल जितने भी हैं आपके पास इसमें ही है ना एक तरह से। तो बैक्टीरियमिया या फिर सेप्टिसीमिया की मैं बात किया, अब मैं लिखने लगा हूं आपके पास इसके लिखे पैथोजेनेसिस के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये होगा कैसे, पैथोजेनेसिस। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है कि जब हार्ट के वॉल को अगर आपने खराब करना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद तो क्या करना होगा? हाँ ओके, और इसके अलावा मतलब ये है ना, फॉर एग्जांपल यार के ये सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है, शायद क्वेश्चन आप लोग पिक नहीं कर पा रहे। बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने के बाद फॉर एग्जांपल ये वॉल अगर खराब होना है, वॉल इंस्टेड ऑफ आप ये कह सकते हैं एंडोकार्डियम, मतलब इसकी जो एंडोकार्डियम को अगर आपने डैमेज करना है या खराब करना है तो आपके ब्लड के अंदर मतलब कि क्या होगा, बैक्टीरिया कोई ना कोई होगा। और ब्लड सबसे पहले इनर साइड पे क्या करता है, इंटैक्ट करता है। जब इनर साइड पे इंटैक्ट करेगा तो मुझे आपने ये बताना कि सबसे पहले डैमेज कौन सी चीज होगी, एंडोकार्डियम होगी। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन करवाएगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एओर्टिक वाल, और एओर्टिक वाल आपके पास जनरली ओपन इनटू असेंडिंग एओर्टा। एओर्टा आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स को मतलब कि सप्लाई करता है और डिफरेंट बॉडी के साइड्स को सप्लाई करता है। अब भाई क्या वो बैक्टीरिया यहाँ तक लिमिटेड रहेगा? अगर बैक्टीरियमिया है तो वो तो हाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब बैक्टीरिया जाएगा तो क्या वो बैक्टीरिया जाके फिंगर्स वाली जहां पे फिंगर को सप्लाई मिली वहां पे नहीं वैसोडाइलेशन करवा सकता? वैसोडाइलेशन होगी ना वहां पे भी, तो वैसोडाइलेशन जब होगी तो वहां पे भी तो गैप आपके पास आएगा ना, छोटी छोटी वैसल, तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है ना फिर। तो ये भी पॉइंट आपने इस तरह याद रखना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहले वाले वही कंसेप्ट है, एक तरह से नेक्स्ट हेडिंग दे दें फिंगर्स के बारे में। आप लोगों ने स्प्लिटिंग की बात कर ली है, फिंगर्स की हेडिंग दें नंबर 4 पे ना जी बिल्कुल। फिंगर्स में लिखें आप लोग जना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें जी ओस्लर नोड के बारे में, ये भी एमसीक्यूज है। हाँ जी, ओस्लर नोड पहले पढ़ा हुआ है ना, एमसीक्यूज ओस्लर नोड। अब ओस्लर नोड ना देखें, वैसे तो फिंगर्स में लिम्फ नोड्स नहीं होते, आज के बाद अपनी लाइफ में याद रखिएगा फिंगर में लिम्फ नोड नहीं है, ठीक है ना। तो ओस्लर नोड इज डिफरेंट एंड लिम्फ नोड आपके पास क्या डिफरेंट एक चीज है। तो फिंगर्स में ना एक ओस्लर नोड लिखें और दूसरा आप लोग चले पहले ना ओस्लर नोड की ही बात कर लेते हैं। लिखें ये एक साइन है, ये आपके पास एक साइन है। उसके बाद आप लोग ये लिखें कि ओस्लर नोड के बारे में कि पेनफुल इन्फेक्शन, ये एक पेनफुल आपके पास क्या होता है जी, इन्फेक्शन इन फिंगर पेनफुल इन्फेक्शन इन फिंगर ऑफ पल्प। हाँ जी, पेनफुल इन्फेक्शन पल्प ऑफ फिंगर्स जी, पेनफुल इन्फेक्शंस पल्प ऑफ फिंगर्स, याद रखिएगा पल्प ऑफ फिंगर्स। और पल्प ऑफ फिंगर जो है ना ये आपके पास है सॉफ्ट एरिया, ये सॉफ्ट है, ठीक है। अच्छा, जब पेनफुल इन्फेक्शंस इन द पल्प ऑफ द फिंगर्स आपके पास होती है तो इसमें हमारे पास क्या होती है, बट बिकम
ये सॉफ्ट होती है वैसे, बट बिकम हार्ड आफ्टर, हार्ड आफ्टर, इसको जरा देखते हैं, हार्ड आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन किसको कहते हैं? नेक्रोसिस को कहते हैं ना, सेल डेथ को ही कहते हैं। अच्छा, तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, पेनफुल इन्फेक्शन होगी, मतलब यहाँ पे भाई इसका काज वाला मैं आपसे पूछूंगा, मुझे आपने बता देना है ओस्लर नोड का बेसिकली काज वाला क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्या है? इन्फेक्टिव। अब आपके ख्याल में यहाँ पे किसने ये इन्फेक्शन करवाई होगी? हाँ जी बताएं ना, वही बैक्टीरियमिया की वजह से, वही आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस से फाइलोकोकस होंगे, अगर आपने ऑन द टाइम ट्रीट नहीं किया उसको, तो वो भाई क्या करेंगे? बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया, तो यहाँ पे भी आके क्या करवाएंगे आपको? इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन होगी आपके पास सेल की डेथ होगी, वो वहां पे क्या बन गए? एक हार्ड नड्यूल टाइप, और हार्ड नड्यूल आपको नजर आएगा, ठीक होगा ये भी। और ये आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे ओस्लर नोड्स के बारे में ना, डिफरेंट नोड्स होते हैं आपके डर्माटोलॉजी के अंदर, ठीक है। रोमाटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनमें आप लोग बात जी बोचार्ड, बिल्कुल जी ऐसे ही है, तो उसमें बात करेंगे। इसका काज हो गया। उसके बाद आप लोग लिखें जी, एक हेडिंग दें, टार स्कैनिंग। इसी के अंदर लिखें टार स्कैनिंग, TAR, टार स्टैनिंग, स्टेनिंग, स्टेनिंग। हाँ स्टेन्स आपको नजर आते हैं। टार मतलब क्या है? टार का मतलब है ब्लैकनिंग ऑफ द फिंगर्स। लिखें ब्लैकनिंग ऑफ फिंगर। आपको वैसे डेली लाइफ में कभी सोचा है किसकी आती है ब्लैक फिंगर्स? किन की होती हैं? स्मोकर्स। जबरदस्त। लिखें मोस्ट कॉमन किसमें होती है जी? ये मोस्ट कॉमन इन स्मोकर्स। स्मोकर्स की आप स्मोकर हिस्ट्री ना दे आपको, आप हाथों से यार हैंड्स का एग्जामिन कर रहे हैं ना जी, वहां से पता चल जाए। वो नाम क्या कि मैं नहीं पीता, तो आप हाथों से लिफ्ट से बिल्कुल पता चल जाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखें जी आगे इसकी पैथोजेनेसिस। ओस्लर नोड की एक साइड पे लिखें, ये आपको ओस्लर नोड समझ आया? स्प्लिंटर हेमरेज। लिखें जी इसकी पैथोजेनेसिस। ओस्लर नोड की मैं पैथोजेनेसिस लिखवाने लगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है हमारे पास? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन जनाब अली इन वेसल ऑफ द फिंगर्स, इन वेसल्स ऑफ द फिंगर्स। उसमें भी वेसल्स ऑफ द फिंगर्स में होनी थी, स्प्लिंटर हेमरेज में भी, इसमें भी क्या है? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन वेसल्स, इन वेसल्स ऑफ द फिंगर्स, लीड टू लीड टू लीड टू ब्लॉकेज, लीड टू ब्लॉकेज, या फिर जनाब अली ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ कैपिलरीज, ल्यूमन ऑफ कैपिलरीज जनाब अली विल ब्लॉक, या आपके पास उसको ब्लॉक कर सकता है। अच्छा जी, जब ये ब्लॉक होगी ल्यूमन ऑफ द कैपिलरीज या लीड टू ब्लॉकेज होगी आपके पास, तो ब्लड कैन नॉट बी सप्लाई टू द पल्प ऑफ द फिंगर्स, ऐसे है। तो रिजल्टेंट ब्लड कैन नॉट सप्लाई टू, हाँ जी सप्लाई टू। लेकिन आपको पता है ये क्रोनिकली है। मैं ब्लड सप्लाई नहीं होता उस पे, तो नेक्रोसिस होनी चाहिए थी और उस पे गैंग्रीन होना चाहिए, फिर ये नोड्स बनते हैं। हाँ जी, मतलब मैं आपकी बात समझ गया। मतलब नेक्रोसिस जब हुई है ना, वहां पे आपके पास आप कह रहे हैं कि जी डेब्रिस मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं आपके पास, जो मेडिएटेड सेल्स हैं, तो वो आके उसको इनगल्फ कर लेते हैं। अब विद द टाइम ये अंडर द स्किन है, ये पल्प के नीचे है, सॉफ्ट एरिया, तो ये विद द टाइम अगर मतलब फॉर एग्जांपल नहीं भी यहाँ पे मैक्रो मेडिएटेड सेल्स आते, तो विद द टाइम वो वहां पे यहाँ इसको आप ड्रेनेज नहीं करते सम टाइम, तो आपके पास हार्ड नड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा क्या? Definitely, diabetic patients are immunocompromised, और if he or she can get infection, तो इन्फेक्शन की वजह से अगर वो सेप्टिसीमिया या फिर बैक्टीरियमिया होता है ब्लड के अंदर, तो इन एरियाज में अगर आता है तो वो आपके पास हो सकता है। लेकिन क्या किसमें? हाँ, उस वो तो हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा था,
अथीरोरोमा भी हमने बनाया था, बल्कि उसके डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें आपने मॉडिफाइबल इसकी बात की थी एमआई का। अच्छा, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो मुझे आपने पूछना है रिजल्टेंट क्या होगा। ब्लड कैन नॉट सप्लाई टू, आपके पास जनाब अली, टू पल्प ऑफ फिंगर्स, जब पल्प ऑफ फिंगर को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वहां पे आपके पास नेक्रोसिस होगी, हाइपोक्सिया की वजह से, ये वो सारा सिनेरियो होगा और आपको उसके नोट्स बनेंगे। ठीक है, हेडिंग दें यहाँ पे थर्ड, उसके बाद हेडिंग दें पाम्स। फिंगर देख ली आपने, नेल्स देख लिए, अब हेडिंग दें जरा पाम्स में भी आपके पास। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अभी तक किस किस में पढ़ा आपने? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हाँ जी, और फिंगर्स ने आपने फिंगर्स में बात कर ली है, नेल्स में बात हो गई है, और साथ में लिखे जी ये नेल्स का था ना, नेल के हिसाब से एक बात की है, पाम फिंगर के हिसाब से बात की है, लिखे पाम के हिसाब से। अब इन तीनों से एग्जाम के क्वेश्चन है, बस ये तीन आपने चीज याद रखनी है। अच्छा, लिखे पाम में होता है जेनवेलियन, पढ़ी हुई है ना, जेनवेलियन, हाँ जी, जेनवेलियन में हमारे पास यार, जेनवेलियन का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लें। जेनवेलियन का मतलब है रेडनेस ऑफ पाम, लिखिएगा जरा प्लीज, रेडनेस ऑफ पाम। और रेडनेस को ना इसमें लैटिन में कहते हैं एथिरीमा, क्या कहते हैं इसको, एथिरीमा, ऐसी है ना, लैटिन में इसको क्या कहते हैं जी, एथिरीमा। ठीक है, ये रेडनेस। अच्छा, अब होता क्या है, याद रखिएगा, रेडनेस ऑफ द पाम ऑन थिनार, मैं आपको दिखाता हूं, थिनार प्लस हाइपोथिनार। जब आप ये चेक करते हैं ना एग्जामिन में, थिनार प्लस हाइपोथिनार पे रेडनेस मिलती है, थिनार प्लस हाइपोथिनार एमिनेंस। एमिनेंस का क्या मतलब है जी? हाँ जी, एक मतलब उभरी हुई चीज को एक तरह से आप लोग कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये थिनार है ना, ये थिनार है, ये हाइपोथिनार उसके नीचे है, मतलब ये जैसे थंब है ना, थंब इन एरियाज पे, ठीक है, ये उसके बाद ये लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर, ये जो एरियाज हैं ये वाले, ठीक, इन पे आपको क्या मिलती है, रेडनेस ही मिलती है। तो ये आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक, मतलब देख सकते हैं। अच्छा, इसका लिखिए काज, जेनवेलियन का लिखे जी काज। काज क्या होगा इसका, लिख लें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। काज क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, या पाल्मर वास्कुलाइटिस। आप लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे उसके अंदर बाद। अब मेरा एक क्वेश्चन है जी, मुझे आप लोग जल्दी से बताएं, अगर एक पेशेंट है वो आपके पास देखें, एक एक साइन आपके साथ है, स्प्लिंटर हेमरेज आ जाए, बड़ी लंबी स्टोरी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ होगी, चेस्ट पेन होगी, ऑन एग्जामिनेशन अगर आपने चेक कर लिया डॉक्टर हेब स्प्लिंटर हेमरेज, तो डायग्नोस क्या हो सकता है नीचे, बहुत इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर डॉक्टर राफी हाथ से कोई बात करे कि यार एक पेशेंट है वो आपके पास आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसके बाद कफ है, उसके बाद जनाबे उसको चेस्ट पेन है, ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन आपने जब देखा तो उसको जनाबेले आपको मिले जेनवेलियन, तो डायग्नोस क्या है, एंड इन्फेक्टिव एंडो। तो यही आप लोगों को सारी उस ओस्लर नोड के बारे में क्या ख्याल है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो समझ आ गई है ना। ये आपके पास पीट मतलब कि एक तरह से क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पॉइंट पता होने चाहिए। हाँ जी।